ठीक है, आवाज आ रही क्या अभी तक? हाँ री। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, कि अगर लीनियर एक्सपेंशन होगा तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये लगा देंगे, उसकी एल नॉट लेंथ से अगर डेल्टा एल और एक्सपैंड हो गया है तो एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टी। और अल्फा क्या होता है बताओ? अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ क्या, लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब किसी भी बॉडी को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, उसका लेंथ चेंज हो सकती है। तो उसी के बारे में यहाँ बता रहा है, अगर वन डायमेंशनल बॉडी है तो क्या लेंथ होगी, अगर 3D बॉडी होगी तो उसके पास वॉल्यूम होगा, तो उसका वॉल्यूम जो चेंज होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो दिया जाएगा इस फॉर्मूला से, वी नॉट इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टी। ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, 3D एक्सपेंशन, क्यूबिक एक्सपेंशन कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। तो 1D बॉडी के लिए अल्फा है, 2D बॉडी के लिए बीटा है, और 3D बॉडी के लिए गामा है। 1:2:2 रेशियो होता है इनका। और उसी तरीके से अगर डेंसिटी का चेंज हम लोग देखें तो डेंसिटी आता है, या तो इससे देखेंगे एग्जैक्ट, अगर हीट करेंगे किसी बॉडी को T1 से T2 टेम्परेचर में तो जो नया डेंसिटी होगा रो विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वी नॉट। मतलब ये हो जाएगा सीधा रो नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टी टी पावर -1, और नहीं तो सीधा ये फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है ना? यस। पेंडुलम का अगर हम लोग हीट करेंगे तो पेंडुलम का जो लेंथ है वो चेंज होगा, और उस केस में उसका लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है, T इक्वल टू रूट एल अपॉन जी। तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन हीट करने से लेंथ उसकी एल डैश हो जाएगी, मतलब एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टी। तो इस हिसाब से उसका लेंथ भी चेंज होगा। तो इसका सीधा टाइम लॉस्ट इन टाइम टी होता है डेल्टा टी अपॉन टी डैश इंटू टी। टी हो गया स्मॉल टी हो गया टाइम, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, टी डैश हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो ये यस। है। उसी तरीके से अब हमें यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, इस चैप्टर में अगर हमें फॉर्मूला पता है तो ये चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन आती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, और कैलोरी में करेंगे तो हो जाएगा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, है ना? यस। ये हो जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन क्या नंबर ऑफ मोल है, टोटल मास बाई मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस, मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस है। तो ये कैसे हम लोग समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक मोलिकुलर वेट क्या होता है, 32 यू होता है। इसको 32 यू भी कह सकते हैं, यूनिफाइड मास, और 1 मोल ले लेंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा, मतलब 32/1000 kg, है ना? यस। ये भी कह सकते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन के भी। तो 1 मोल होता क्या है, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज अगर लेंगे तो 1 मोल होगा, उसको अवोगाड्रो नंबर Na से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके लिए मैं एक बार ओपन करता हूँ। आपको बुक दिख रही क्या यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। देखो इसमें क्या क्या है। वही गैस में बहुत सारे लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन क्यू इक्वल टू एनआरटी है, फिर एवोगाड्रोस लॉ है, इसमें Na होती है, इसमें एक कांस्टेंट होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कांस्टेंट जो है वो क्या होता है। आर को जब एवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो एक कांस्टेंट ही रहता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन है। ये इसकी एसआई यूनिट है। और हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए एसटीपी आते रहेगा, जिसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, और प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर।
तो वन एटमॉस्फेयर मतलब कितना पास्कल होता है बताओ? 10⁵ पास्कल। देखो यहाँ पे आपका ये जो आएगा STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली आपको केल्विन वाले हैं यूज करना होगा, 273 केल्विन। और प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101325 पास्कल, इतना होता है। और अप्रोक्सीमेटली इतना इक्वल टू 10⁵ पास्कल भी कहा जाता है, ठीक है ना? यस। तो ये है यूनिट कन्वर्शन हो गया। और STP पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस, आइडियल गैस जो है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होती है। जैसे देखो, ये देखो मास ऑफ इतना गैस मतलब क्या है? द नंबर इन, कहाँ गया? अगर आप PV इक्वल टू NRT का फॉर्मूला यूज करते हो तो 1 मोल ऑफ जो गैस है वो ऑक्यूपाई करता है इतना वॉल्यूम, ठीक है? 1 मोल ऑफ गैस, ये क्या? 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना? यस। तो इतना ये ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये हो गया है यहाँ पे। और मास ऑफ ये क्या है? इसमें 1 मोल ऑफ गैस होता है, तो 1 मोल ऑफ गैस का मास क्या हो जाएगा? जो उसका मोलिकुलर वेट 3 ग्राम होगा, वही STP पे होगा, ठीक है? यस सर। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका हम लोग रूल देखेंगे क्या स्टोरी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, है ना? यस। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा PM/RT। M क्या हो गया? मोलिकुलर वेट हो गया। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कहना ये चाहता हूँ हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू NRT होता है ना? तो यस अभी हमने देखा कि PM इक्वल टू ρRT भी फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ये होता है डेंसिटी ऑफ गैस। इसका SI यूनिट अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा क्या? kg/m³। ये भी हो सकता है SI यूनिट, ठीक है ना? यस सर। P प्रेशर, M हो गया मास, मोलर मास हो गया, 1 मोल का कितना मास है वो हो जाएगा, और यहाँ से डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है ना? यस सर। तो इसमें इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले ही आएंगे, मतलब बेसिकली फॉर्मूले पर ही क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि PV डायग्राम ऑफ सेम मास ऑफ गैस आर ड्रॉन into 2 different temperatures T1 and T2. Explain whether T1 is greater than T2 or T2 is greater than T1. क्या है इसमें कहानी? तो क्या करेंगे हम लोग? सीधा ये देखेंगे यहाँ पे PV इक्वल टू NRT, T इक्वल टू क्या आ जाएगा? PV बाई NR। तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई कांस्टेंट ये है। तो उस हिसाब से टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों ज़्यादा होगा वहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे ये वाली पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे प्रेशर भी कम है और वॉल्यूम भी कम है। इस पॉइंट पे देखेंगे प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 कह देंगे सीधा, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो ऐसे ही है, ग्राफ वाले क्वेश्चन सीधा PV इक्वल टू NRT देखते हैं, जो जो दिया हो रहा था उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हमारा यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट होता है यहाँ से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच मोशन ऑफ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि कितने डायमेंशन में उसका मोशन होता है बॉडी का। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि अगर मोनो एटमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, डाई एटमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5, पॉली एटमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लेना है 7, ठीक है ना? यस। जैसे 1 डायमेंशन में अगर मोशन करेगा कोई भी बॉडी तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक एटम ऑफ अगर गैस हम लोग लेंगे तो वो 3 डायमेंशनल मोशन करेगा, है ना? हाँ।
एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। लेकिन 2 डायमेंशन डायटॉमिक गैस लेते हैं तो 3 डायमेंशन में मूव तो करेगा, लेकिन 2 डायमेंशन 2 एक्सिस के अराउंड वो रोटेट भी कर सकता है, तो इसलिए 5 हो जाता है। जैसे a sphere has 2 degree of freedom, one rotational and another translational। जैसे फिगर सी में ए में अगर देखें तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ब्लॉक हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज इट इज कन्फाइंड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, एक डायमेंशन में मूव कर रहा है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, तो ये 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस है ना। यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। अगर इस बॉल को देखें तो ये रोटेट भी कर रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर रहा है, तो एक इसका रोटेशनल हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा ट्रांसलेशनल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, ठीक है ना। यस। तो इसमें आपका यही है, तो इसमें आपका कुल मिलाकर इतना नहीं, इसमें आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूल हमारा डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है, कैसा है। तो ट्रांसलेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसमें कहाँ मेन पॉइंट कहाँ पे, देखो अगर हमारा मोनो एटमिक गैस होगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेना है। किसका? मोनो एटमिक गैस का। मोनो एटमिक गैस में एग्जांपल हीलियम हो गया, डायटॉमिक के एग्जांपल क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए, H2 हो गए डायटॉमिक, CO2 हो गया ट्रायटॉमिक, है ना। यस। तो देखो जो हमारा मोनो एटमिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 लेना है, डायटॉमिक का 5 लेना है, ट्रायटॉमिक का 7 लेना है, ठीक है ना। यस। इसमें यही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर रेज करते हैं तो होता है उसमें, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको यही आएगा, मोनो एटमिक, डायटॉमिक, पॉली एटमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दिया हुआ होगा। देखो unless stated in the question you can take degree of freedom 3 for monoatomic gas, 5 for diatomic gas, 6 for non-linear polyatomic gas, ठीक है ना। सर ये 6 फॉर नॉन लीनियर पॉइंट क्या है ये? क्या नॉन लीनियर है, मतलब गैस का जो है ट्रायंगुलर शेप हो सकता है ना। लीनियर शेप है मतलब 2 आइटम है और दोनों एक ही लीनियर, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में है। लेकिन नॉन लीनियर कह सकते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल शेप किसका होता है, CH4 का, है ना, टेट्राहेड्रल शेप, तो वो लीनियर नहीं है उसका शेप, तो ये है इसका मतलब, ठीक है ना। यस। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है व्हेन ए डायटॉमिक पॉलीएटमिक गैस डिसोसिएट्स इनटू एटम इट बिहेव्स एज मोनोएटमिक गैस। जैसे ऑक्सीजन O2 में बिहेव O2 है, लेकिन उसको अगर नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाए तो O और O हो जाएगा, है ना, एक O और दूसरा O, O2 से। तो डायटॉमिक था O2, डायटॉमिक से मोनोएटमिक गैस हो गया, तो डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 5। मोनोएटमिक हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, दोनों का 3-3 हो गया, है ना। यस। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, बहुत तरह के इंटरनल एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर एटमिक फोर्सेज, वाइब्रेशनल इसको कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 3 तरह का, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, इतने तरह के हैं, ठीक है। जो भी है सीधा इसका हम लोग फॉर्मूला पर देखेंगे, क्या है फॉर्मूला। इंटरनल एनर्जी जो है किसी गैस का, ये डिपेंड करता है आइडियल गैस, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, केल्विन वाला जो टेम्परेचर है वो, केल्विन यूनिट में, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। अब देखो इसमें U का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ये आ रहा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एलिमेंट। जैसे कि कोई भी एक गैस है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे एक रूम हम लोग देखेंगे तो रूम में जो गैस है वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, है ना। हाँ। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वही यहाँ पे बता रहा है। तो U इक्वल टू, सीधा एक फॉर्मूला आप लगा लोगे। U क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, R क्या है हमारा, R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, ठीक है ना।
सर वो जो आर है वो रेड बॉक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं ना उसको? नहीं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है RH, उसको लिखते हैं, ठीक है ना। वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना होगा, मॉडर्न फिजिक्स में वो पढ़ना होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये आर डिफरेंट होता है, वो आर डिफरेंट होता है, वही है। अब देखो यहाँ पे, तो U इक्वल टू आ गया N/2 FRT। ये फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है ना। मतलब मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, नोटपैड दिख रही क्या? हाँ दिख रही है सर। देखो, इंटरनल एनर्जी हम लोग किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं, और U इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या है, N/2 FRT। ये क्या है? 4 N मोल ऑफ गैस अगर आपने लिया है तो उसका इंटरनल एनर्जी ये है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। ज्यादा हम लोग गैस ले लेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, सबका ऐड हो जाएगा। सीधा बात इसका यही है, ठीक है ना। यस। ठीक है। और देखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी इसमें रोल आएगा। अब देखो यहाँ पे सीधा बात वन मॉलिक्यूल की गई है, और हम लोग वन मॉलिक्यूल की ही बात करते हैं। देखो, अभी इसको हटाओ, डायरेक्ट वापस हम नोटपैड पे ही आते हैं। देखो, ये क्या है, N मोल ऑफ गैस है। और वन मॉलिक्यूल फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है, वो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, U/Na हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगा, N हमें 1 लेना पड़ेगा, है ना, N की वैल्यू। तो ये हो जाएगा F/2 RT होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, है ना। हाँ। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहीं पे Kb लिखा जाता है, कहीं पे K लिखा जाता है, इक्वल टू होता है R/Na, ठीक है ना। है ना। यस। इसकी वैल्यू कितना है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इतना होता है, वही होता है जूल पर केल्विन पर मोल, जो भी है, ठीक है ना। हाँ सर। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं F/2 KT, ठीक है। यस। एक मोलिक्यूल का अगर इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है तो F/2 KT हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आपको बुक दिख रही क्या? हाँ दिख रही है सर। तो इस बुक में यहाँ पे देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, मोनो एटमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटमिक का या लिनियर का 5 है। लिनियर अगर है तो 5 हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल। नॉन लिनियर है तो 6 लेनी है। ट्राइएटमिक है, पॉलीएटमिक गैस है, मतलब ट्राइएटमिक जनरल है तो 7 लेना रहेगा उसका। तो उस हिसाब से अगर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे F/2 RT, तो ये देखो टोटल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। यस। ठीक है ना। बाकी ये सब ट्रांसलेशनल रोटेशनल इतना क्वेश्चन नहीं आता। इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस है, सीधा इस फॉर्मूला को अप्लाई करो और आपका आ जाएगा। अगर वन मोलिक्यूल का है तो आपको आर की जगह पे के पुट कर देनी है, ठीक है ना। यस। जहाँ पे आर है वहां पे के पुट कर दो, आपको एक मोलिक्यूल ऑफ गैस के लिए निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो इसमें यही है स्टोरी। यहाँ तक आपको कुछ पूछना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में? नहीं सर, वो जो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक उसमें इसमें 6 लेना है, और जो सिर्फ पॉलीएटॉमिक रहेगा उसमें 7 लेना है ना? हाँ। यस। देखो कहाँ गया है वो, आपको
ये देखो सीधा आप इस लाइन को फॉलो करो, ठीक है ना। नॉन लीनियर और 6 लेना है, ठीक है, yes. ठीक है ना। सीधा हाँ यही सर। आपको देखना है कि जहाँ पे क्वेश्चन जैसा कहा है वैसा मोनो एटमिक जनरली पूछेगा और डाई एटमिक आपसे पूछेगा, तो उससे आपको यही देना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या शो करा कि गैस कैसे मूव करता है, ब्रोनियन मोशन, इन ऑर्डर मोशन में मूव करता है, रैंडम डायरेक्शन में। yes. यहाँ तक आपको कुछ पूछना है, एनीथिंग? नहीं सर। जैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। yes. आपको नोटपैड में दिख रही क्या क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है सर, वो छोटा दिख रहा है पर हाँ दिख रहा है बराबर। दिख रहा है? सर ये जो इंटरनल एनर्जी इस पे 3/2 kT लगाना ना। यू का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NF/2 RT, है ना। सीधा ये हाँ फॉर्मूला लगाओ और बनेगा। यस। सर इसमें F क्या है वैसे? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर RT। हाँ कैसे? सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स 4 है एक, और एक 2 है तो उसको मल्टीप्लाई किया 4 2 8, और अपॉन में 2 है तो उसको काटा तो 4 और F RT। एक का हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ले लेंगे? आर्गन गैस है, मोनो है, कितना आ रहा है? 11 RT होगा। समझ में आया क्या कैसे? क्या सर? कैसे आया पता चला क्या? हाँ सर। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेनी है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेना है ना।
और नंबर ऑफ मोल है ये। सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा है। आगे देखते हैं हम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इतना ही है। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको एक बार इसका बुक है ना, तो इस बुक से एक बार ट्राई करना, सॉल्व करना है एग्जांपल्स को, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, फिर डाउट होगा तो पूछना। मोलर हीट कैपेसिटी। अब हम लोग जो है सो थर्मोडायनेमिक्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही मोलर हीट कैपेसिटी आता है, हालांकि यहाँ पे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के चैप्टर में ही दिया हुआ है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी जो चीज है ये हमें पढ़ना होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, इससे आगे बढ़ के तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी का क्या डेफिनेशन होता है यहाँ पे। मोलर हीट कैपेसिटी C इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। C का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यस। ठीक है ना, C इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। डेल्टा Q क्या है, हीट सप्लाइड, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T। ठीक है, यस। तो इसके पहले मैं थोड़ा कुछ प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, प्रोसेस क्या है। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर मतलब क्या है, 4 1 मोल, है ना। मोलर का मतलब ये था 1 मोल, ठीक है ना। यस। तो मोलर हीट कैपेसिटी को C से इंडिकेट किया जाता है, और C इक्वल टू क्या है, डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। डेल्टा Q क्या है, हीट सप्लाइड, ये क्या है डेल्टा Q, हीट। अगर आप गैस में हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर कितना रेज करेगा, ये डिपेंड करता है इस फॉर्मूला से, डेल्टा Q इक्वल टू N C डेल्टा T। ठीक है ना, यस। ये फॉर्मूला आप कह दो या ये फॉर्मूला कह दो, एक ही बात है। ठीक है, C क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर आप यहाँ पे N की वैल्यू 1 रख दो, डेल्टा T की वैल्यू 1 रख दो, तो C इक्वल टू डेल्टा Q हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो जो भी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं 1 मोल मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, यस सर। तो यही फॉर्मूला है। अब देखो C क्या है, C वैल्यू जो है ये चेंज होते रहती है। C जो वैल्यू है ये चेंज होते रहती है डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस। जैसे प्रोसेस कौन कौन सा होता है, आइसोथर्मल, फिर आ गया आइसोफोरिक, फिर हो गया आइसोबैरिक, हो गया एडियाबैटिक। ये सारे अलग अलग प्रोसेस है, ये है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोफोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है बताओ, थर्मल का मतलब हीट। हीट, टेम्परेचर, मतलब डेल्टा T 0 होगा, मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब क्या है, T1 इक्वल टू T2, यही है इसका मतलब। ठीक है, यस। आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट इस प्रोसेस में V1 और V2 दोनों हो जाएंगे बराबर। आइसोबैरिक, प्रेशर का एक यूनिट बार भी होता है, ठीक है ना। हाँ। तो आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, P क्या है, कांस्टेंट, P2 इक्वल टू हो जाएगा P1। ठीक है ना, ठीक है। यस सर। एडियाबैटिक में होता है जनरली डेल्टा Q 0 होता है, यही एडियाबैटिक का डेफिनेशन होता है कि जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं हो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे
सी जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर हीट होता है उसको सीपी कहते हैं, और दूसरा जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा उसको सीवी कहेंगे, ठीक है ना। यस मतलब कांस्टेंट प्रेशर एक ये वाला और एक कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला, ठीक है। यस क्योंकि हम लोग C इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, है ना, है कि नहीं। हाँ अब देखो आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या है, 0 है, यस तो C क्या आ गया, इन्फिनिटी, किसमें, आइसोथर्मल, है ना। हाँ और एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 है ना। यस तो एडियाबेटिक में क्यू 0 है तो C कितना हो जाएगा बताओ। एन एन डेल्टा टी। हाँ ऊपर में 0 है ये क्यू, तो C भी 0 हो जाएगा, है ना। हाँ ये एडियाबेटिक हो गया। तो इसीलिए चूंकि एक इन्फिनिटी है एक 0 है, इसलिए जो मोलर हीट जो है वो जनरली हम लोग दो ही तरह के प्रोसेस के लिए डिफाइंड होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। जिसमें जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है उसको सीपी कहते हैं, और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसमें जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है उसको हम लोग सीवी कहते हैं, है ना। यस सर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। तो यही दो चीज है, एडियाबेटिक, ये हो गया स्टोरी। चलो आगे देखते हैं क्या है स्टोरी। तो देखो इसमें बात सीधा ये है, तो Q इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, NC डेल्टी होता है कि नहीं। हाँ तो बताओ अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग CV यूज करेंगे C के बदले, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू N CV डेल्टी होगा, है कि नहीं। यस सर। क्योंकि जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है उसको हम लोग CV कहते हैं, और जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो C होता है उसको CP कहते हैं। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू N CP डेल्टा, ठीक है यहाँ तक। यस सर। चलो यहाँ तक सही है। अब देखो हमारे पास एक डेफिनेशन होता है, ये क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका फॉर्मूला आता है NCV डेल्टी, ठीक है ना। यस तो देखो NCV डेल्टी हमें और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो ये ऑल्सो इक्वल टू होता है डेल्टा U। अगर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा Q और डेल्टा U दोनों क्या होंगे, जीरो। दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। हाँ क्योंकि डेल्टा V इक्वल टू 0 है तो डेल्टा Q यहाँ पे NCV डेल्टी है और डेल्टा U यहाँ पे भी NCV डेल्टी है, दोनों बराबर होंगे, है ना। हाँ। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, नहीं सर। आपको पक्का समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ रहा है, एक बार फिर से रिवाइज करूंगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी का, हमने यहाँ तक अभी तक एक ही फॉर्मूला देखा है मोलर हीट कैपेसिटी में, डेल्टा Q इक्वल टू NC डेल्टी है। चार तरह के ये प्रोसेस है, और भी प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन, वो सब हम लोग थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सीखेंगे, फिलहाल इसमें यही है। और देखते हैं आगे क्या बुक कहता है। हाँ हाँ दिख रही क्या यहाँ पे। हाँ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे CP और CV की बात हो रही है, थोड़ा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जो CV है, देखो ये जो बॉक्स है इंपॉर्टेंट है, और बॉक्स में जो ये है ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चीज दी हुई है, थोड़ा सा हम लोग CP और CV में रिलेशन समझ लेते हैं, यही है। चलो आपको नोटपैड दिख रही है। हाँ दिख रहा है। अब देखो चूंकि हमने CP और CV को यहाँ पे देखा है तो इन दोनों में रिलेशन क्या है। CP क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट प्रेशर है ना, हाँ और सीवी क्या है, वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों में रिलेशन यही है कि Cp डिवाइडेड बाई Cv इक्वल टू होता है गामा, और इन दोनों का डिफरेंस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। यस और गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात भी होती है, तो गामा इक्वल टू होता है 1 + 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम F, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ सर। और हम लोग इस रिलेशन को कहते हैं मेयर रिलेशन, ठीक है ना। यस इसको हम लोग मेयर रिलेशन कहते हैं। ये गामा हो गया, ठीक है। और फिर सीवी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है ना। यस ये भी एक याद करने वाला एक है फॉर्मूला। अब कोई भी एक प्रोसेस है जिसमें मान लो हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी है कि नहीं। हाँ अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना। हाँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। यस अब देखो यहाँ पे C का फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। एक्स क्या होता है, कोई भी प्रोसेस है पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट हो तो v पर जो पावर होता है वो x होगा। इसमें x की वैल्यू कितनी है, 1। 1 ले लेंगे तो C डिफाइंड नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के लिए Cp ही केवल Cv ही, आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है। देखो आइसोथर्मल टेम्परेचर। के लिए C इन्फिनिटी होता है ना, हाँ तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, C की वैल्यू 1 - 1 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यही है, ठीक है ना। यस देखो अब तक हमने इसमें केवल फॉर्मूले ही देखे हैं, ठीक है ना। यस और जो भी ये फॉर्मूला देखें ये थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे चीज काम आने वाले हैं। तो एक तरह से समझ लो कि ये सारे इंट्रोडक्शन हैं जो हम लोग आगे जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस समय। तो यहाँ पे दिख रही क्या, हाँ दिख रहा है। तो जो भी है इसको एक बार याद करना है क्या है ये सारे चीजें, हाँ जो भी फॉर्मूले हैं Cp माइनस Cv। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने C निकाला, क्या होता है, 0। एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें डेल्टा Q क्या होता है, 0, और पीवी पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। यस ये होता है, बस यही है मुझे लगता है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कुछ स्टार्ट होंगे, यहाँ तक समझ आया ये सब चीजें। मोलर हीट कैपेसिटी में हम लोग केवल हमने फॉर्मूला ही देखा है जो अभी काम नहीं आएंगे, इसका काम आएगा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। ठीक है, हेलो। यस सर। तो वही है, वही हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है। सर इसमें से मतलब क्वेश्चंस आते हैं ना ज्यादा काइनेटिक थ्योरी से। हाँ देखो, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये पार्ट नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपका आना चाहिए, ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी फॉर्मूला है केवल, ठीक है ना। यस सर शायद ये केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी करके। हाँ सेम है, बिल्कुल वही है। इसमें आपको फॉर्मूला देखना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस स्पीड, एनर्जी क्या होगा, यही सब निकालना होगा, ठीक है ना। आपको किया हुआ ये चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नहीं सर नहीं किया। ठीक है। तो देख लो केमिस्ट्री वाला भी वही है, सेम कहानी है।
तो देखो इस चैप्टर को, ये देखो मीन स्पीड एवरेज स्पीड ये काम की फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दी हुई है, ये काम का है। फिर यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, यहाँ पे ये काम का है। बस 3 चीज काम का है इस चैप्टर में। और क्या है, कहीं कहीं पे मीन फ्री पाथ, ये जो है MSCT एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, मीन फ्री पाथ। लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पी टेम्परेचर है, पाई वही पाई हो गया, सिग्मा है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, रो है डेंसिटी। ठीक है ना, हाँ एक एक करके इन सबको समझते हैं, ये हो जाएगा। फिर ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया, बस सोल्ड एग्जाम्पल। हम ना इस लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, यही इसको भी हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले आइडियल गैस किसको कहते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। आइडियल गैस ऐसे गैस को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। और आइडियल गैस किसको कहते हैं जिसका वॉल्यूम 0 होता है। अगर एक रूम में V वॉल्यूम में गैस फैला हुआ है तो गैस के मॉलिक्यूल्स को एक वेरी 0 वॉल्यूम में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल सबको एक साथ अगर मिला दिया जाए तो कोई वॉल्यूम नहीं बचेगा। तो वॉल्यूम V containing the gas is much larger than total volume actually occupied by the gas particles themselves। वही बात कही है। Dynamics of particles is governed by Newton's laws of motion। NLM काम करेगी यहाँ पे। Particles are equally likely moving in any direction, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी। Gas particles interact with each other and walls of the gas container only via elastic collision। केवल इलास्टिक कोलिजन होगा। पार्टिकल ऑफ गैसेज आर आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, जो भी ये लिखा हुआ है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसमें कहाँ कहाँ के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन। तो एक तरह का जो क्वेश्चन है वो मीन वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन आएगा। ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगा कहीं पे, मतलब एग्जाम में। देखो यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है ये काम का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। जैसे देखो ये है क्या, आपको मैं पहले बताता हूँ। आपको नोटपैड दिख रही क्या? हाँ दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाला KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या है, जैसे एक अगर रूम हम लोग ले लें, तो इस रूम में क्या है, गैस का जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन मूव करता है, ठीक है ना। और यस इसका जो पाथ होता है वही मीन फ्री पाथ होता है, जो लैम्डा का हमने फॉर्मूला देखा। इसमें होगा क्या कि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी, जैसे मान लो इस रूम में ये पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मोशन पे, इसका 3 डायमेंशन में इसका स्पीड होगा x y एंड z, है ना। हाँ तो x y z अगर v वेक्टर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ठीक है। यस और जो मैग्नीट्यूड है सबका बराबर होता है, vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से कर सकते हैं। और इसीलिए हर डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, है ना, है कि नहीं। हाँ होगा। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो उसका एवरेज, अगर x कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू निकाला जाए, उसको अगर हम लोग कहें मीन स्क्वायर, अगर मीन स्पीड बतानी है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सारे वेलोसिटी को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। हाँ लेकिन x डायरेक्शन में अगर हम लोग एवरेज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, vx प्लस vy प्लस, मतलब सबका एक्सेस x वाला कंपोनेंट लेते जाएंगे, ठीक है ना। यस ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है,
एवरेज स्पीड या फिर कहो मीन स्पीड, लेकिन एक टर्म आएगा मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या है, किसका मीन निकालना है, आपका स्क्वायर करना है और उसका आपको मीन निकालना है, ठीक है, स्पीड का, ठीक है ना। यस। तो जैसे कि वी स्क्वायर एवरेज ऐसे शो कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। हाँ। अगर x कंपोनेंट होगा तो x कंपोनेंट मान लेंगे, y कंपोनेंट y कंपोनेंट, z कंपोनेंट z कंपोनेंट। अगर हम लोग रूट कह दें, यहाँ पे एक वर्ड रूट ले आए तो क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। अब देखो इसमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट में कैसे ब्रेक किया है वो समझते हैं। आपको बुक दिख रही क्या? हाँ दिख रहा है सर। देखो क्या किया है इसने, एक्स कंपोनेंट के लिए एक्स कंपोनेंट वाला का एवरेज निकाला है ना। हाँ। ये क्या है, ये है मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। यस। और देखो हमने अभी ये देखा था, अभी देखा था ना, ये एक्स वाई जेड सबको ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर करके, तो उसी तरीके से एवरेज वाले को भी ऐड करके यहाँ पे निकाला गया है। तो v इक्वल टू 3vx स्क्वायर, ऐसा इसलिए है क्योंकि vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz होता है, ठीक है ना। यस। ठीक है, तो ये बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ये कैसे निकालना है आपको ये समझना है। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है अलग अलग डायरेक्शन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और क्वेश्चन ने कह दिया कि रूट मीन स्क्वायर आप बताओ, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे और आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब देखो यहाँ पे तो काम का चीज है, काम का चीज यहाँ पर ये है, प्रेशर इन ए गैस इज इक्वल टू mn/v इंटू वी स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हाफ mv स्क्वायर है यहाँ पे 2/3 इंटू n/v। हाफ mv स्क्वायर क्या था, काइनेटिक एनर्जी है ना। हाँ। इसको हटाओ, यहाँ पे देखो ये वाला pv इक्वल टू 2/3 इंटू n क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इंटू हाफ mv स्क्वायर। हर एक पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका नंबर इंटू 2/3 कर देंगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमको मिल जाए, है ना। सर इसमें इनवर्स क्यों लगा है 2 पे? क्या तो यहाँ पे इनवर्स है ना? 2 इनवर्स नहीं है, वो वी बार है। वी बार मतलब है कोई भी नंबर के ऊपर अगर आप बार डालते हो ना तो वो एवरेज वैल्यू इंडिकेट करता है। जैसे देखो यहाँ पे, हाँ सर है। जैसे यहाँ पे हमने बार दिया ना, ये वाली बार हाँ। इंडिकेट करता है कि ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है ना। यस। तो वहां पे इसने वही शो किया, ठीक है। अब देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो भी है, अब देखो यहाँ पर भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गए, है ना। यस। ये वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है, अगर गेटो नंबर भी याद रखनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है काम का वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT होगा, ठीक है। यस। ये है, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है हमारा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो सब ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये है। 3 तरह के स्पीड आता है, एक होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब मीन स्क्वायर स्पीड निकालना फिर उसको रूट कर देना, तो उसको कहते हैं VRMS कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। इसका फॉर्मूला सीधा होता है √3 kT/m, या फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो छोटा m है, ये छोटा m है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। यस। छोटा m जो है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। इसके पहले हमने जो छोटा m लिखा था वो टोटल मास लिया था, लेकिन यहाँ पे जो छोटा m है ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। और VRMS इज इक्वल टू √3 बाई कैपिटल M, √3 RT बाई कैपिटल M, √3 P फॉर प्रेशर बाई रो फॉर डेंसिटी, ठीक है। सर वो कैपिटल एम क्या है वहाँ पे?
कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सर M। कैपिटल M है मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। यस। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये क्या मीन स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हर एक पार्टिकल का स्पीड को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एवरेज स्पीड निकल जाएगा। और बाय मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें दिखता है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यस। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, VMP इक्वल टू 2kT/m 2RT/m या 2p/ρ, ठीक है। यस। तो ये आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। हाँ सर। तो यही फॉर्मूला है और यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें इतना ही होता है पढ़ना। देखो एक बार सारे स्पीड को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 3 तरह का स्पीड हमने देखा, VRMS, इसका फॉर्मूला क्या था, √3kT/m इक्वल टू √3RT/M इक्वल टू √3 प्रेशर बाई रो। M क्या है इसमें, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाला M क्या है, मोलर मास। मोलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। यस। P क्या है, प्रेशर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं सर। चलो, यही है VRMS, यहाँ पे यही चीज हमें पढ़ना होता है। अब दूसरा तरीका का जो वेलोसिटी आता है VRMS के अलावा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या था, V एवरेज, है ना। यस। इसका फॉर्मूला क्या था बताओ, 8/π था, जहां जहां पे यहाँ 3 है उसके जगह पे 8/π कर देंगे। 8/π, KT/y छोटा m, यहाँ पे 8/π RT/y बड़ा M, और यहाँ पे 8/π प्रेशर बाई डेंसिटी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, V एवरेज इज इक्वल टू होता है V1 + V2 + V3 प्लस सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर होता है, ठीक है। यस। और यहाँ पे ये VRMS क्या एक्चुअल में होता है, VRMS होता है ये होता है √ऑफ V1 स्क्वायर + V2 स्क्वायर + V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n हो गया, ठीक है। यस। मतलब हर एक पार्टिकल का स्पीड का स्क्वायर कर दो, उसका एवरेज निकाल दो, रूट कर दो, ये होता है VRMS का मतलब, ठीक है। फिर क्या था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। हाँ। ये 2 आ जाएगा इसमें, 2kT/m 2RT/m 2 प्रेशर बाई रो, रो हो गया डेंसिटी, ठीक है ना। यस। यही फॉर्मूला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इतना से ही आएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब इतना ही होता है। इसके अलावा जो हमने एक देखा था, क्या था, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 इंटू n इंटू ½ mv² था, है ना। हाँ। ½ इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टोरी, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये हो गया चैप्टर
इसमें आपको क्वेश्चन लगाना है अब केवल, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ये हो गया कंप्लीट, और आपको करना है इसमें क्वेश्चन। हमने केवल आज थ्योरी ही देखा। देखो जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसी को उठा के वहां लिख देते हैं। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। यस। हाँ आपको नोट्स दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। इसमें ये जो लिखा है हमने, पता नहीं यार में से ना, ठीक है, इसको हटाओ और यहाँ पे ये वाली वैल्यू ही याद रखनी है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये ठीक है। बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपका इतना ही क्वेश्चन आएगा। कितने फॉर्मूला है, एक ये हो गया और 3 नीचे फॉर्मूला हो गया, बस 3। अगर इस ये भी एक फॉर्मूला मान लो, ये भी एक फॉर्मूला, तो 5-6 फॉर्मूला है। इतना से ही आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। यस सर। जब इतना आपका हो जाएगा तब आप इधर उधर देखें। अब देखो इसमें स्मॉल m क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 गैस, n क्या, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। हाँ। तो वही है। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यही है। इसमें आपको कुछ डाउट है, कहीं पे कुछ पूछना है? नाइस सर। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक आज रखते हैं, है ना। हाँ। डाउट्स होगा तो डाउट्स को हम लोग करेंगे।